वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वी हैव कवर्ड मॉडर्न इंडिया। फ्रीडम स्ट्रगल की मेन लाइन हमने कंप्लीट कर ली थी और बाद में कुछ एलाइड टॉपिक्स थे इन द फॉर्म ऑफ रिवोल्यूशनरी इवेंट्स एंड सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स एंड सर्टेन लीडर्स वी हैव कंप्लीटेड। नाउ लेट अस कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिस्ट्री, दैट इज मेडिवल इंडिया। तो मेडिवल इंडिया कवर करते हैं। यूजुअली एज आई हैड टोल्ड यू, हर्षवर्धन की डेथ के बाद डिसइंटीग्रेशन हुआ है और छोटे छोटे साम्राज्य बेसिकली बन जाएंगे। सामंतवादी प्रथा शुरू हो गई है और इस फ्यूडलिज्म से ही कुछ देखा गया है कि छोटे किंगडम्स का राइज होगा, मतलब रीजनल किंगडम्स का राइज होने लगा है कुछ मेडिवल इंडिया में। ये रीजनल किंगडम्स बेसिकली छोटे छोटे क्षेत्रों में रूल करते हैं और ऐसे हालात नहीं बन पा रहे हैं कि कोई बड़ा साम्राज्य बन सके। इसलिए 700 से लेकर 1200 तक का पीरियड जो है वो छोटे छोटे राज्यों का पीरियड है। बाद में फिर दिल्ली सल्तनत बनने लगती है। तो इस समय रीजनल किंगडम्स का समय हुआ करता है। इनके दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। एक तो ये अपने क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं। पहली बार हम देखते हैं भारत में रीजनल कल्चर डेवलप होने लगता है। मैंने आपको बताया था कि मंदिर बनने लगे हैं, गुजरात में बनने लगे हैं, उड़ीसा में बनने लगे हैं, खजुराहो में बनने लगे हैं। ये बेसिकली रीजनल कल्चर का एम्फेसिस था। तो एक तो कल्चरल डेवलपमेंट होने लगता है जिसमें बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह बने हैं, लैंग्वेजेस डेवलप होने लगी हैं। दूसरी तरफ आपस में ये लोग एक दूसरे से लड़ाइयाँ भी करते हैं। इनके बीच में लड़ाइयाँ भी होती हैं। बेसिकली छोटे छोटे किंगडम्स हैं और रिसोर्सेज की लड़ाई तो हमेशा ही रहती है। तो इनमें आपस में साम्राज्य बढ़ाने के लिए, साम्राज्य बचाने के लिए आपस में लड़ाइयाँ रहती हैं। तो ये आपस में पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो ये आपस में लड़ाइयाँ भी करते रहते हैं। तो ये कुछ फीचर हो जाता है कि एक तो रीजनल किंगडम्स में लड़ाइयाँ हो रही हैं, बैटल्स हो रही हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मराठी है, उड़िया है, जितनी कन्नड़ है, ये लैंग्वेजेस हैं, हिंदी है, ये सब डेवलप होनी शुरू इस समय हो जाती हैं क्योंकि ये क्षेत्रीय राजा अपने रीजनल कल्चर को डेवलपमेंट करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में डेवलपमेंट होता है छोटे छोटे राज्यों का और इन्हीं में जो आपस में लड़ाइयाँ हैं उनमें से एक बड़ी लड़ाई को कह देते हैं थ्री पार्टी स्ट्रगल। तो यहाँ से एक्चुअली मेडिवल इंडिया शुरू होता है। त्रिकोणीय संघर्ष, फॉट अमंग थ्री किंगडम्स, गुर्जर प्रतिहार, डायनेस्टी who ruled गुजरात, the Pal dynasty who ruled Bengal, and Rashtrakoot dynasty who ruled Deccan. एक डायनेस्टी है राष्ट्रकूट। कुछ इस तरीके से देखा गया है इस समय कि ये हुआ करता है। यहाँ गुर्जर प्रतिहार हैं, यहाँ बंगाल में पाल हैं और यहाँ महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट हैं। इनके बीच में ये जो त्रिकोणीय संघर्ष रहेगा इसे कहते हैं थ्री पार्टी स्ट्रगल। गुर्जर प्रतिहार का फाउंडर नागभट्ट वन, पाल का फाउंडर गोपाल और राष्ट्रकूटों का फाउंडर था दंती दुर्ग। बहुत कॉमन क्वेश्चन नहीं है। दंती दुर्ग ये बहुत मतलब रेयरली पूछा गया है, लेकिन इस आपके एग्ज़ाम्स में ये ऐसा क्वेश्चन आ चुके हैं आपके लेवल के एग्ज़ाम में। तो गुर्जर प्रतिहार का फाउंडर था नागभट्ट वन, पाल डायनेस्टी का फाउंडर था गोपाल, राष्ट्रकूटों का फाउंडर था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट ऑफ मान्यखेत, इनकी कैपिटल का नाम मान्यखेत था, जिसे आज मालखेड़ कहते हैं महाराष्ट्र में। इनकी पहली कैपिटल थी एलोरा।
जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, टेम्पल्स जब बताए थे कि यहाँ पर कृष्णावन ने कैलाश टेम्पल बनवाया है, तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के लोगों ने डेवलप किया। इनका पहला कैपिटल एलोरा थी, बाद में मान्यखेत हो गई। तो इनके बीच में जो स्ट्रगल हुई थी लगभग 150-200 साल चलती रहेगी, उसे कहते हैं 3 पार्टी स्ट्रगल। 3 पार्टी स्ट्रगल यूज्ड टू टेक प्लेस फॉर कन्नौज। कन्नौज के लिए हुआ करती थी। एज आई हैड टोल्ड यू, कन्नौज हैड बिकम ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर इन द टाइम ऑफ हर्षवर्धन। मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर इस समय कन्नौज हो गया था। और ये सारे जो राजा हैं, ये डायनेस्टी हैं, ये सोचते हैं कि जिसके पास कन्नौज के संसाधन होंगे वही उत्तर भारत को रूल करेगा। कन्नौज गंगा नदी के बैंक पर है और यहाँ से उत्तर पथ भी जाता है। द ग्रेटेस्ट लॉन्गेस्ट ट्रेड रूट इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर पथ, जीटी रोड मॉडर्न वर्जन उसका हो जाता है। अशोक ने उत्तर पथ बनवाया था पाटलिपुत्र से लेकर यहाँ तक तक्षशिला तक। तो ये व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है, जीटी रोड या उसके गंगा के साइड में चलता है। तो कन्नौज बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया। एंड हर्षवर्धन की कैपिटल बना तो और इम्पॉर्टेंट होने लगा। तो ये तीनों ये सोचते थे जिसके पास कन्नौज के संसाधन या रिसोर्सेज होंगे वही नॉर्थ को कैप्चर कर पाएगा। तो ये आपस में जो इन एक दूसरे पर अटैक करते रहते थे, इसे कहते हैं त्रिकोणीय संघर्ष। इससे कुछ शुरू होता है मेडिवल इंडिया। कहने का मतलब है जो रीजनल किंगडम्स थे इनके बीच में जब पॉलिटिकली आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी, ये त्रिकोणीय संघर्ष था। और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में रीजनल डेवलपमेंट भी करते जा रहे हैं। ये डेवलपमेंट चल रहा है यहाँ पर। उधर एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल ये होता है, दूसरा एंगल ये है कि 712 एडी में भारत पर अरब इन्वेजन हुआ है मोहम्मद बिन कासिम ने किया है सिंध रीजन पर। एक इंसिडेंट के तौर पे इसे समझ लीजिए, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। बट 712 एडी में अरब का एक व्यक्ति आया है, इसे अरब इन्वेजन बोल देते हैं। मोहम्मद बिन कासिम इसका नाम है और सिंध तक ही सीमित रहा, ये मेन भारत में नहीं आ पाया। इसको वापस जाना पड़ा है, वहाँ इसको मार दिया जाता है। लेकिन इस्लामिक सिस्टम्स भारत में कुछ सिंध रीजन में दिखने लगे हैं 712 एडी के आसपास। उधर आगे चलकर ये देखा जाता है कि इस्लामिक वर्ल्ड में एक सुल्तान हुआ महमूद, अफ़गानिस्तान का शासक है, गज़नी उसकी कैपिटल है, महमूद गज़नी। ये इस्लामिक वर्ल्ड का एक बड़ा सुल्तान है और ये अफ़गानिस्तान में शासन कर रहा है। इसको ये पता लगा है क्योंकि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड से व्यापार कुछ शुरू हो रहा है, लोगों का आवागमन होता है, तो लैंड रूट्स डेवलप हो चुके थे, मैंने आपको बताया था, तो आवागमन तो रहता ही था। तो इसको पासर्स बाई के थ्रू पता लगा है कि ईस्टर्न जो वर्ल्ड है उसके टेम्पल्स में बहुत वेल्थ हुआ करती है और महमूद चाहता था कि ये वेल्थ उसके हाथ में आए ताकि वो बहुत बड़ी सेना बनाकर सेंट्रल एशिया को कैप्चर कर पाए। महमूद का मकसद भारत में टेरिटोरियल किंगडम बनाना नहीं था। ये सोचते हुए महमूद ने भारत पे अटैक करने शुरू किए और कुछ 17 रेड्स वो भारत में समय समय पर करता है। 1001 से लेकर 1030 तक बार बार भारत पे रेड्स होती रहती है महमूद ऑफ गज़नी की, और ये लूट पाट से संबंधित हुआ करती थी। प्लंडरिंग रेड्स हुआ करती थी, लूट पाट वो करता था कि इधर से ईस्टर्न कन्नौज से लेकर सेंट्रल इंडिया से लेकर गुजरात सोमनाथ तक बार बार वो आता है और यहाँ से मंदिरों से वेल्थ लूट कर ले जाता है। ये उसका मकसद था। ऐसी ही एक रेड जो सबसे ज़्यादा होती बताई जाती है वो थी सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल के बारे में मैंने आपको बताया था जब टेम्पल्स गुप्ता पीरियड ने बताए थे कि ये सोलंकी ऑफ गुजरात के जो शासक हैं गुर्जर प्रतिहार के बाद उन लोगों ने बनवाए हैं। भीम वन नाम का राजा उसके समय बना है, लॉर्ड शिव का टेम्पल। तो 1025 एडी के आसपास इसने सोमनाथ टेम्पल पर
15वीं या 16वीं इसका अटैक हुआ करता था। इसके बाद 1-2 अटैक और होते हैं, फिर इसके अटैक बंद हो जाएंगे क्योंकि इसकी डेथ हो जाती है। इस तरीके से महमूद ऑफ गजनी के लूटपाट से प्रेरित कुछ अटैक भारत पे होते रहते थे। इन्हीं दिनों भारत पहुंचा है अल ब्रूनी। जैसे फाहियान आया, जैसे ह्यूनसांग आया, जैसे इत्सिंग आया ह्यूनसांग के बाद चाइना से, ऐसे ही एक अल ब्रूनी आया है। महमूद ऑफ गजनी के जत्थों के साथ भारत पहुंचा है अल ब्रूनी और इसने किताब लिखी है तहकीक-ए-हिंद, किताबुल हिंद। भारत के बारे में किताब लिख देता है तहकीक-ए-हिंद। इसने भारत की संस्कृत लैंग्वेज भी समझी है, साइंसेस के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में लिखता है एक किताब तहकीक-ए-हिंद। अल ब्रूनी वॉज ऑल्सो देयर, ही केम टू इंडिया अराउंड दिस टाइम। तो एक अल ब्रूनी आता है और भारत के बारे में वृतांत देता है। तो ये कुछ इस समय की बात है। उधर महमूद की डेथ हो जाएगी और महमूद की डेथ के बाद अफ़गानिस्तान में गजनी में उसके सक्सेसर्स आएंगे, वो राजा बन जाएंगे, लंबे समय तक रूल भी करेंगे। उधर कुछ समय बाद वहाँ पर राइज़ होता है एक और डायनेस्टी का, गौरी डायनेस्टी। वहाँ पर 2 ब्रदर हैं, उनमें से एक जो ब्रदर है वो ईस्टर्न दिशा में बढ़ने की बात करता है, एक वेस्टर्न दिशा में। मतलब गौर एक एरिया अफ़गानिस्तान में, तो मोहम्मद गौरी की शुरुआत होती है महमूद ऑफ गजनी के काफ़ी समय बाद। तो देयर वॉज लगभग 1175 से लेकर 1206 तक इंडिया के कंटेक्स्ट में जाना जाएगा मोहम्मद गौरी। ये भी अफ़गानिस्तान से आया है, गौर अफ़गानिस्तान का रहने वाला है। तो मोहम्मद गौरी ये भी भारत आना चाहता है। इसने शुरू में अटैक किए हैं गुजरात से, 1175 से लेकर 78 तक ये अटैक करता रहेगा गुजरात से सक्सेसफुल नहीं होगा। इस तरीके से फिर ये अपना बदलेगा रूट। उधर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो सबसे वीकर एरिया है इंडिया का, वहाँ पर पासेस बने हुए हैं, खैबर पास, गोलन पास, बोलन पास, सुलेमान पहाड़ियों में। तो ये पासेस से ही इंडिया में कोई एंट्री ले सकता है। इस तरीके से ये कोशिश करेगा कि मैं इधर से तो ना जाऊं, लेकिन मैं गुजरात से एंटर करके इंडिया में पहुंच जाऊंगा। बाकी तो ट्रेडिशनल रूट इंडिया में एंटर करने का यही था या समुद्र था, और समुद्री यात्राएं, अभी समुद्र से पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो हो नहीं सकता था, तो लैंड से ही आ सकते थे। तो ही वांटेड टू कम थ्रू गुजरात बट ही कुड नॉट बिकम सक्सेसफुल। फाइनली फ्रॉम गोमल पास से होता हुआ ये भारत पहुंचेगा और 1180 से लेकर 1190 तक ये लाहौर पहुंच जाएगा। और लाहौर के आगे फिर भटिंडा है, और भटिंडा को कहते थे उस समय ताबर हिंद। जब ये ताबर हिंद पहुंचेगा, लाहौर कैप्चर कर लेगा, ताबर हिंद मतलब आज का भटिंडा, वहाँ पहुंचेगा, तब उन दिनों दिल्ली के शासक हुआ करते हैं, अजमेर के शासक थे चौहान डायनेस्टी, और दिल्ली भी उन्हीं के पास है। मैंने आपको बताया कि रीजनल डायनेस्टीज़ का समय था। तो एक डेवलपमेंट ये हुआ था कि इन्हीं दिनों राजपूतों का उदय भी देखा गया है। 9th सेंचुरी से 11th सेंचुरी हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया के कंटेक्स्ट में बहुत सारी राजपूत डायनेस्टीज आ जाएंगी, जैसे तोमर्स ऑफ दिल्ली। कई बार ये ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, तोमर्स ऑफ दिल्ली, चौहान ऑफ अजमेर, चौहान्स ऑफ अजमेर, परमार ऑफ मालवा, गहडवाल ऑफ कन्नौज, चंडेल ऑफ खजुराहो, सोलंकी ऑफ गुजरात, मैनी मोर आर देयर। राजपूतों का उदय हुआ है,
नॉर्थ इंडिया के कंटेक्स्ट में ये सब राजपूत डायनेस्टी होती हैं। दिल्ली वॉज फाउंडेड एज दिल्लिका बाई अनंगपाल तोमर। तोमर डायनेस्टी का एक राजा है अनंगपाल तोमर। ही हैड फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्लिका। दिल्लिका नाम का शहर बनाया है अनंगपाल तोमर ने। अजमेर वॉज फाउंडेड बाई अजयराज। पृथ्वीराज चौहान से काफ़ी पहले इस चौहान डायनेस्टी में एक राजा हुआ है अजयराज। उसने अजय मेरू नाम का शहर बनाया जो उनकी कैपिटल थी। चौहान्स चाहमान भी बोल देते हैं ऑफ अजमेर। परमार्स ऑफ मालवा, इन्हीं में एक राजा होंगे राजा भोज। परमारों में एक राजा होंगे राजा भोज, जिन्होंने भोजपुरा साउथ भोपाल में एक शहर बनाया था भोजपुरा। एंड ही गेव a lot of contribution to literature, राजा भोज। परमार ऑफ मालवा। गहडवाल ऑफ कन्नौज, जैसे जयचंद्र ऑफ कन्नौज है। चंडेल ऑफ खजुराहो, टेम्पल्स बनाते हैं। सोलंकी ऑफ गुजरात, बहुत सारे टेम्पल्स बने हैं, सोमनाथ वगैरह, माउंट आबू वगैरह। इस तरीके से बहुत सारी राजपूत डायनेस्टी हैं। कुछ डेवलपमेंट ये हुआ है कि तोमरों से ले चुके हैं दिल्ली चौहान्स ऑफ अजमेर। और इन दिनों जब मोहम्मद गौरी का भारत में आगमन होता है तब दिल्ली कंट्रोल में है पृथ्वीराज चौहान के, पृथ्वीराज थर्ड। जब ऐसा होता है तो अपने किंगडम को बचाने के लिए होती है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। हरियाणा के तरावड़ी में, करनाल कुरुक्षेत्र के पास तरावड़ी कहीं हरियाणा में है, वहाँ पर होती है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। पृथ्वीराज चौहान का पॉपुलर नेम तो पृथ्वीराज चौहान है। हिस्ट्री की किताब में आपको लिखा मिलेगा पृथ्वीराज तृतीय। इनसे पहले 2 पृथ्वीराज और हुए हैं। तो पृथ्वीराज थर्ड मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी तरावड़ी का पहला युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड। मोहम्मद गौरी की डिफीट हो जाती है। मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड, रादर ऑलमोस्ट किल्ड। उसकी लगभग मर ही गया था, लेकिन समहाउ बैटलफील्ड से उसके सैनिक उसको निकाल ले जाते हैं और वो बच जाता है। पृथ्वीराज चौहान कुड विन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, लेकिन वो बच गया है। इंजर्ड तो हो गया था लेकिन बच गया है। और फिर वो सेकंड बैटल ऑफ तराइन में अटैक कर देता है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, और इस बार मारकर ख़त्म है बिल्कुल। पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई है सेकंड बैटल ऑफ तराइन, और इसमें फिर पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन। मोहम्मद गौरी की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है वो पृथ्वीराज चौहान से बेहतर थी, इसलिए हार गए पृथ्वीराज चौहान इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन। दिस वे मोहम्मद गौरी कुड कैप्चर दिल्ली और अजमेर। उसका मकसद टेरिटोरियल किंगडम बढ़ाना था, उसका मकसद लूटपाट भर नहीं था, किंगडम बढ़ाना था। उसने दिल्ली लाहौर तक तो वो आई गया था, तबर हिंद तक। उसके बाद वो दिल्ली अजमेर भी कैप्चर कर लेता है। कुछ समय बाद पृथ्वीराज चौहान वॉज किल्ड, उनको मार दिया जाता है। मोहम्मद गौरी ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया का कुछ हिस्सा अपने कंट्रोल में कर लिया है, और यहाँ पर फिर वो इस किंगडम की देख रेख के लिए अपना गवर्नर नियुक्त कर देगा, जिस गवर्नर का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इस गवर्नर का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक इसका गवर्नर है। मोहम्मद गौरी तो अफ़गानिस्तान से ही रूल करेगा, बट एक किंगडम उसने बना लिया है जो अफ़गानिस्तान से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया से लेकर दिल्ली तक तो आ ही गया है। ऐबक यहाँ पर गवर्नर बन के काम कर रहा है, और ऐबक फिर बताएगा कि दिल्ली से आगे बढ़ते हैं तो फिर एक किंगडम पड़ता है गहडवाल राजपूतों का, और गहडवाल राजपूत जयचंद्र का शासन कन्नौज से बनारस तक है। इसलिए हमको आगे बढ़ने के लिए जयचंद्र को हराना पड़ेगा। तो होती है बैटल ऑफ चंदावर।
ये बैटल बहुत पहले आपके PSU एग्ज़ाम्स में आ जाया करती थी। बैटल ऑफ चंदावर यूपी में एटा इटावा के पास होती है। बैटल ऑफ चंदावर बिटवीन मोहम्मद गौरी और जयचंद्र ऑफ कन्नौज, जिसने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया है जब मोहम्मद गौरी से अटैक हो रहे हैं। तो कन्नौज का राजा जयचंद्र है एंड ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ चंदावर। मोहम्मद गौरी हिमसेल्फ केम। दिस बैटल टुक प्लेस एंड नाउ दे कुड कैप्चर एरिया अप टू बनारस। बनारस से लेकर उधर एक समझ लीजिए नॉर्थ इंडिया का एक बड़ा सा भाग, ये पूरा का पूरा मोहम्मद गौरी के कंट्रोल में आ जाएगा, जिसको देख रेख करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। उधर 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाएगी। 1206 में इसकी डेथ हो जाएगी मोहम्मद गौरी की। इसकी डेथ के बाद फिर अब उसके वंशज वहाँ अफ़गानिस्तान में रूल कर रहे हैं, लेकिन गवर्नर उसका कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये क्या करेगा, ये जो इंडियन एम्पायर है उसको अलग कर देगा गौरियन एम्पायर से। मतलब ये मोहम्मद गौरी के सक्सेसर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा और जो इंडियन पार्ट है उस पर इंडिपेंडेंट शासक बन के काम करने लगेगा। इस तरीके से मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद जो इंडिया वाला हिस्सा है मोहम्मद गौरी की एम्पायर का, उसको चलाना शुरू कर देगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दिस वे देयर स्टार्टेड दिल्ली सल्तनत। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीरियड है। दिल्ली सल्तनत मेडिवल इंडिया का पहला बड़ा टॉपिक कह सकते हैं आप। बाकी तो छोटे छोटे किंगडम हैं और वो रीजनल लेवल की हिस्ट्री बन के रह जाती है। नेशनल हिस्ट्री बनने के लिए अब दिल्ली सल्तनत बनती है और दिल्ली सल्तनत पे शासक होता है। जैसे मगध में बहुत सारे शासक हैं रूल करने वाले थे, ऐसे ही दिल्ली पर भी रूल करने वाले बहुत सारे थे। उन्हीं में सबसे पहले शासक कहलाए स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290। पहले वाली डायनेस्टी का नाम गुलाम वंश मेमलुक सुल्तान इसलिए है, इस डायनेस्टी के 3 बड़े शासक राजा बनने से पहले गुलाम हुआ करते थे, स्लेव होते थे। ऐबक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, इल्तुतमिश भी गुलाम था, बलवन भी स्लेव था, इसलिए नाम हिस्टोरियंस ने रख दिया स्लेव डायनेस्टी। ऐबक ने फाउंडेशन डाल दी है। दिल्ली सल्तनत की एक इनफॉर्मल बिगनिंग कर देता है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक रूल नहीं कर पाएगा। आपको डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सीक्वेंस याद रखिएगा बस। ये रूल करेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाने की कोशिश करेगा। कोशिश करता है इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम वैसे तो फॉर्मली शुरू होगा इन द टाइम ऑफ इल्तुतमिश, लेकिन इस समय भी इक्ता विक्ता हुआ, इक्ते वगैरह हुआ करते हैं। इक्ता बेसिकली वॉज ए पीस ऑफ लैंड गिवन अंडर द कंट्रोल ऑफ मिलिट्री गवर्नर। होता क्या था, दिल्ली सुल्तान नॉर्थ इंडिया के एरियाज़ को जीतते जाते हैं और इक्ताओं में बांटते रहते हैं। तो इक्ता बेसिकली एक छोटा सा राज्य है। इट वॉज अ टेरिटोरियल लैंड, यू कैन से यूनिट ऑफ टेरिटरी है, जिसको ये दिल्ली सुल्तान अपने एक मिलिट्री कमांडर के अंडर में दे देते हैं। और उसके पास फिर 2 काम हो जाते हैं कि वो इक्ते में रहने वाले लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और उस रेवेन्यू से एक सैनिक टुकड़ी बनाएगा। दिल्ली सुल्तानों की अपनी सेना नहीं होती है, इक्ताओं की सेना इकट्ठी करके सेना बना दी जाती है। शुरू में कुछ ऐसा ही होता है। तो ये इक्ता है, इस इक्ते से कन्नौज का इक्ता है। मान लीजिए कन्नौज में रहने वालों से आप रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे और कन्नौज के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आप इसी खर्चे से निकालेंगे और एक सैनिक टुकड़ी भी तैयार रखेंगे सेंट्रल आर्मी के लिए और बचा हुआ पैसा आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे। इसकी इनफॉर्मल शुरुआत होती है ऐबक के समय और बाद में फॉर्मली इसे इल्तुतमिश चला देगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लख बख्श भी कहा गया है। डोनेशन दिया करता था, गिवर ऑफ लैक्स। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम्स में टकरा जाते हैं, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। लख बख्श भी कह देते हैं, गिवर ऑफ लैक्स, डोनेट करता था पैसा। एंड ही डाइड इन लाहौर वाइल प्लेइंग चौगान।
चौगान माने हॉर्स पोलो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पहले आ जाता था कि हु इंट्रोड्यूस्ड हॉर्स पोलो इन इंडिया, तो आप आंसर देंगे दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सुल्तान इसका आंसर है, दिल्ली सुल्तानों ने शुरू किया था। चौगान हॉर्स पोलो, हॉर्स की पीठ पर बैठकर, मतलब घुड़सवारी करते हुए स्टिक से मारते हैं बॉल को, दैट इज़ कॉल्ड हॉर्स पोलो। इसको चौगान कहते हैं। तो दिल्ली सुल्तानों के समय ये भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड ऐबक डाइड व्हाइल प्लेइंग चौगान इन लाहौर इन 1210। विच दिल्ली सुल्तान डाइड इन ए स्पोर्टिंग एक्टिविटी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऐबक। तो ऐबक की डेथ हो जाती है। ऐबक की डेथ के बाद एक आध साल का गैप रहता है और उसके बाद फिर सुल्तान बन जाता है इल्तुतमिश। 1211 से 1236 इल्तुतमिश अल्तमश उसका सन इन लॉ है, स्लेव भी है। इल्तुतमिश किंग बन जाता है। इल्तुतमिश ने आगे बढ़कर बंगाल का भी कुछ एरिया कैप्चर किया है, मतलब किंगडम को आगे बढ़ाया है। इल्तुतमिश के समय भारत पे अटैक होने वाला था चंगेज़ खान का, मंगोल किंग। चंगेज़ खान किस इंडियन राजा के समय इंडिया वॉज अबाउट टू बी कैप्चर्ड बाय मंगोल, तो आपका आंसर हो जाएगा इस समय ये बहुत डेंजरस राजा हुआ करता था एंड रूल्ड ओवर ए वेरी लार्ज एरिया राइट फ्रॉम मंगोलिया, चाइना एंड मेडिटेरेनियन सी, वेस्ट एशिया तक इसका कंट्रोल हुआ करता है चंगेज़ खान। तो ही वॉज अबाउट टू एंटर इंडिया, डेट याद करने की नीड नहीं है। इल्तुतमिश के समय ये भारत को अपने कब्जे में लेने वाला था, बट दिस कुड नॉट टेक प्लेस, हो नहीं पाया। तो इट वॉज चंगेज़ खान अ मंगोल किंग हु वॉज अबाउट टू एंटर इंडिया इन द टाइम ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कॉइन्स शुरू किए हैं। सिल्वर का सिक्का वो टंका शुरू कर देता है और कॉपर के सिक्के कहलाते थे जीतल। इल्तुतमिश ने फिर बीच में आपने देखा होगा गुप्ताओं के बाद कॉइन्स कम हो गए हैं, लेकिन बाद में व्यापार रिज्यूम हुआ है और फिर सोने चांदी की बहार है और फिर सिक्के शुरू हो जाते हैं। तो सिल्वर का सिक्का टंका कुछ इस समय शुरू हो जाता है। छोटे छोटे कॉइन्स जो छोटे डिनोमिनेशन के कॉइन्स हैं, कॉमन ट्रांजैक्शन के लिए उन्हें जीतल कहते हैं। एक सिल्वर में, एक टंके में 48 से 50 जीतल आ जाते हैं। तो इसने सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स शुरू किए हैं। ये एक गुलाम था, तो इसने एक गुलामों का ग्रुप शुरू किया था, चहलगनी, ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नोबल्स। ये तुर्क हुआ करते थे, ये दिल्ली सुल्तान तुर्क हुआ करते थे शुरू वाले। तो चहलगनी माने चालीसा, चहलगनी। तो व्हाट वाज चहलगनी इन मेडिवल इंडिया, आप बोलेंगे इट वाज ग्रुप ऑफ 40 पर्शियन नोबल्स, टर्किश नोबल्स, और मुगल नोबल्स तो आप बोलेंगे 40 टर्किश नोबल्स। तो ये गुलाम था, तो अपने और गुलाम साथियों को एक दर्जा देने के लिए, ओहदा देने के लिए ही फॉर्म्ड अ ग्रुप कॉल्ड एडवाइजरी ग्रुप कह सकते हैं, ताकि वो मेरे खिलाफ रिवोल्ट ना करें, बगावत ना करें, कॉन्स्पिरेसी ना रचे, स्कीमिंग ना हो। इसलिए इसने एक चहलगनी ग्रुप बनाया है। इनके सलाह पे काम भी करता है। तो चहलगनी, तुर्क ए चहलगनी, और चहलगनी वॉज अ ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नोबल्स। तो इल्तुतमिश काम कर रहा है। उधर बंगाल से लेकर लाहौर तक दिल्ली सल्तनत फैल भी गई है और कुछ रिफॉर्म्स वगैरह भी होने लगे हैं। छोटे छोटे एरियाज ये भी कैप्चर करने लगेगा। लेकिन अपनी डेथ से पहले Before he died, Iltutmish had nominated none of his sons but his daughter Razia as the next Delhi ruler. Iltutmish, when he used to leave the Sultanate for invasions outside the kingdom, तो Razia used to look after the kingdom.
तो उसको ये पूरा पता था कि मेरे बाद अगर सल्तनत कोई चला पाएगा तो मेरी डॉटर। तो उसने रज़िया को नॉमिनेट किया है, अपने किसी बेटे को सल्तनत के किंग के तौर पे नॉमिनेट नहीं करता है। तो इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है एंड रज़िया वॉज टू बिकम द किंग ऑफ दिल्ली, रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। बट रज़िया को सत्ता नहीं लेने देते हैं चहलगनी नोबल्स। चहलगनी नोबल्स एक बड़ा पावरफुल ग्रुप है और वो किसी महिला को कंट्रोल नहीं करने देगा, और वो भी इस्लामिक वर्ल्ड में, वो भी मेडिवल एज में ऐसा संभव नहीं था। इवन दो रज़िया वॉज केपेबल, तो रज़िया को वो नहीं सत्ता लेने देते हैं। बट फाइनली समहाउ रज़िया को कैप्टिविटी में भी रख दिया जाता है, बट समहाउ शी केम आउट, appeared before the people of Delhi and talked to them, उनसे बात भी हुई, और she narrated कि I was to become the ruler of Delhi Sultanate as I was nominated by my father. Problem is this that my nobles do not accept me because I am a woman. अगर दिल्ली की जनता को भी प्रॉब्लम है कि एक महिला शासक ना हो, तो let my brother rule Delhi Sultanate, और if you have faith in me then I can fight back, I can have my empire back. दिल्ली के लोग उसको सपोर्ट करते हैं, उन्हें उसके महिला शासक में प्रॉब्लम नहीं थी। तो कहा जाता है शिवा हैड विच रूलर ऑफ दिल्ली obtained the you can say mandate of people before becoming ruler, it was only रज़िया। दिल्ली की जनता से जब मिल गया उसे कि yes you can go ahead, then she fought back and then she somehow after certain months she could become the next ruler of दिल्ली सल्तनत। फिर रज़िया ने कुछ 3.5 साल तक रूल किया है। तो रज़िया को शुरू में चहलगनियों ने कॉन्स्पिरेसी करके शासन नहीं करने दिया था। तो विच रूलर ऑफ दिल्ली वॉज ऑलमोस्ट एन इलेक्टेड वन, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए दिल्ली का कौन सा शासक था जो बाकायदा जैसे ऐसे आया जैसे चुनाव हुआ हो, तो आप कह सकते हैं रज़िया। तो शी फाइनली कुड बिकम रूलर सुल्तान एंड रूल्ड। उसने फिर 3.5 साल रूल भी किया है। रज़िया ने जब वो शासिका बन जाती है तो फिर बहुत सारे रिवोल्ट होने लगते हैं सल्तनत में। ओबियसली जो चहलगनी नोबल्स हैं वो उसको रूल नहीं करने देंगे, कॉन्स्पिरेसीज़ वगैरह होती रहती हैं, कभी यहाँ से बगावत है कभी वहाँ से है। बगावत होती कैसे थी? बगावत ऐसे होती थी कि वो जो इक्ते हुआ करते थे, और इक्ते के जो शासक हैं जिन्हें मुख्ती कहा जाता था, किताब में इक्तादार भी लिखा मिलेगा लेकिन फॉर्मल वर्ड था मुक्ति, जिन्हें मुक्ति भी कहा जाता है। तो ये जो मुक्ति होते हैं या इक्तदार होते हैं, ये जो बचा हुआ पैसा था कलेक्शन का जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था, ये नहीं भेजते हैं, तो इसे बगावत समझा जाता है। रज़िया वॉज केपेबल इनफ, तो शी यूज टू सप्रेस ऑल दीज रिवोल्ट्स। वो मिलिट्रली भी ट्रेंड हुआ करती थी, एडमिनिस्ट्रेटर भी हुआ करती थी, तो वो विद्रोह को दमन कर देती है, दबा देती है। और इसीलिए उसने फिर एक सैनिक कमांडर भी रखा है, याकूत, जो उसका सैनिक कमांडर है। इथियोपिया से आया है याकूत, और याकूत की मदद से शी कुड सप्रेस ऑल दीज रिबेलियंस, इन रिबेलियंस को वो ख़त्म कर दबा देती है। लेकिन एक रिबेलियन होती है भटिंडा में, और भटिंडा का इक़्तिदार है अल्तूनिया। भटिंडा का विद्रोह जहाँ होता है, अल्तूनिया यहाँ का गवर्नर है, इक़्तिदार है, और जब रज़िया वेंट टू फाइट हिम, लेकिन जब वो फाइट करने जाती है तो यहाँ पर वो हार जाती है। एंड समहाउ टू सेव हर एम्पायर, अपनी एम्पायर को सेव करने के लिए इट वाज प्लान्ड दैट अल्तूनिया एंड रज़िया शुड कम टुगेदर। और जब वो दोनों मिलकर दिल्ली की तरफ चलने लगते हैं तो वहीं कहीं हरियाणा में कैथल में दे वर किल्ड अंडर सर्टेन कॉन्स्पिरेसी, दोनों को मार दिया जाता है। परहैप्स अगेन पावर केम इन द हैंड्स ऑफ चहलगनी नोबल्स। तो 3.5 साल कुछ रज़िया ने शासन किया है, केपेबली किया, एंड यू कैन से शी वॉज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। इससे पहले भी छोटे मोटा शासन रहा है, लेकिन बड़ी शासिका जो भारत की पहली थी दैट वाज रज़िया। शी रूल्ड दिल्ली सल्तनत फॉर 3.5 years। तो उसके बारे में कहा जाता है कि शी वॉज द मोस्ट एबल ऑफ, शी वॉज द मोस्ट, you can say she was an able ruler, she was an able ruler, but the only fault of her was that she was a woman. Her nobles did not accept her only because she was a woman, otherwise she was the most capable of all the children of
किन से, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की सबसे केपेबल बच्चों में से शी वॉज देयर, पर उसका महिला होना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तो शी वॉज केपेबल रूलर बट शी कुड नॉट रूल ओनली बिकॉज शी वॉज अ वुमेन, ऐसा उसके बारे में कहा जाता है। भारत में किस महिला शासक के लिए कहा जाता है, ऐसा रज़िया के लिए एक दिल्ली सल्तनत के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने बोला कि शी वॉज द मोस्ट केपेबल, द ओनली फॉल्ट ऑफ रज़िया वॉज हर वुमेनहुड, अदरवाइज शी वॉज केपेबल रूलर। तो उसकी डेथ हो जाती है और रज़िया के बाद फिर चहलगनियों के हाथ में सत्ता आ जाएगी। बारह 1240 से 1266 तक ये चहलगनी ही काम करेंगे दिल्ली सल्तनत में और किंग मेकर्स बन के काम करेंगे। ये किंग मेकर्स बन के काम करेंगे, मतलब इल्तुतमिश की फैमिली से ही गवर्नर बनाया जाएगा, लेकिन बनेगा कौन ये तय करते हैं कौन, चहलगनी तय करते हैं। मतलब यही आपस में तय कर लिया करेंगे। और सुल्तान को सपोर्ट करने के लिए एक होगा डिप्टी सुल्तान, जिसको कहते हैं ये मलिक नायब। डिप्टी सुल्तान ये सल्तनत की सेकंड इम्पॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी, मलिक नायब। और ओबियसली सुल्तान तो फैमिली से ही होगा, लेकिन इनमें से एक बन जाता है, चहलगनियों में से एक बन जाता है डिप्टी सुल्तान, मलिक नायब। और उन्हीं में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो था गयासुद्दीन बलबन। इन्हीं चहलगनियों में हुआ करता है एक बलबन। तो बलबन बिकेम मलिक नायब इन 1246 एंड लगभग 20 साल तक वो मलिक नायब रहता है। प्रैक्टिकली मलिक नायब ही रूलर है, समझ लीजिए। इल्तुतमिश की फैमिली का जो शासक है नसरुद्दीन महमूद, वो सुल्तान है दिल्ली का, लेकिन प्रैक्टिकली शासन करता है बलबन। बलबन वॉज मेंबर ऑफ चहलगनी एंड चहलगनी वॉज अ ग्रुप ऑफ स्लेव्स जो इल्तुतमिश के समय बने थे। तो ये सब बलबन, इल्तुतमिश और ऐबक स्लेव हैं, तो स्लेव डायनेस्टी नाम हो गया। बलबन 1266 में खुद सत्ता अपने हाथ में ले लेगा। ही हिमसेल्फ बिकेम, नसरुद्दीन महमूद को वो किल करके ही हिमसेल्फ बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। सो 1266 से 1287 तक दिल्ली का शासक है गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने बगावत की है, तो बलबन 20 साल रूल करेगा। तो सही मायनों में देखा जाए 20 साल उसने रूल किया है एज डिप्टी सुल्तान और अगले 20 साल रूल करेगा एज रियल सुल्तान। तो लगभग 40 साल सल्तनत चलाएगा बलबन, वो राजा बन जाता है। बलबन जानता है कि तुर्क चहलगनी ग्रुप कितना डेंजरस है, क्योंकि वो उसका मेंबर है, इसलिए चहलगनियों को वो ख़त्म कर देगा। चहलगनियों को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। बलबन ने धोखे से एम्पायर को कैप्चर किया है, सुल्तान को मारकर, इसलिए अपनी सत्ता को लेजिटिमेट करने के लिए उसने भारत में पर्शियन सिस्टम्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। ईरान इस्लाम का सेंटर माना जाता है, ईरानी कल्चर, ईरानी भाषा वगैरह बहुत हाई ऑनर में रखे जाते हैं मुस्लिम्स में। इसलिए अगर मैं भारतीयों को ये बता पाऊँ, मुस्लिम्स को, कि मैं ईरान से संबंध रखता हूँ, ईरान की रॉयल फैमिली से हूँ, स्लेव तो मैं बाई चांस बन गया था, तो कम से कम मेरी सत्ता को लेजिटिमेसी मिल जाएगी। इसलिए उसने झूठ बोलना शुरू किया। वो था तो तुर्क, लेकिन उसने अपने आप को ईरान से संबंधित बताया ताकि लोग मुझे ऑनर रेस्पेक्ट करने लगे। इसलिए उसने झूठ बोलकर भारत में बहुत सारे ईरानी सिस्टम्स लागू करने शुरू कर दिए। उसने ईरान की कोर्ट प्रैक्टिसेस भारत में लागू कर दी। सिजदहा एंड पेबोस। सिजदहा अदब से झुक जाना, जब दरबार में कोई नोबेल आएगा सुल्तान के सामने उसे अदब से झुकना पड़ेगा, ये ईरानी कोर्ट में हुआ करता था। सजदहा या सिजदहा। और पेबोस, जो ज़मीन पैर हैं, पैर के आसपास उस ज़मीन को किसिंग द ग्राउंड इज़ कॉल्ड पेबोस। तो उसने ये ईरानी प्रैक्टिसेस शुरू की हैं। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, विच दिल्ली सुल्तान ऑर्गेनाइज्ड इंडियन कोर्ट लाइक अ पर्शियन कोर्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा बलबन। उसने ईरानी सिस्टम शुरू किए हैं, उसने ईरानी कल्चर भी भारत में शुरू किया है। और नौरोज़ फेस्टिवल, ईरान का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल नौरोज़ फेस्टिवल इंट्रोड्यूस कर देता है। नवरोज़ कह देते हैं हिंदी में, पर्शियन न्यू ईयर का पहला दिन नौरोज़। इस समय ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है भारत का, जो पारसी कम्युनिटी होती है उसका फेस्टिवल होता है ये नवरोज़। तो नौरोज़ फेस्टिवल या नवरोज़ वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय हूम? बाय बलबन।
वो तो अपनी थ्योरी पे काम कर रहा था कि मैं पर्शियन सिस्टम को भारत में लागू कर दूं ताकि मैं पर्शिया का लगूं, था तो वो तुर्क। इस चक्कर में भारत में बहुत सारी चीज़ें ईरानी लागू हो जाती हैं। उसने ईरानी कल्चर में नौरोज़ या नवरोज़ फेस्टिवल, द फर्स्ट डे ऑफ पर्शियन न्यू ईयर कैलेंडर इज़ कॉल्ड, पर्शियन एरा का पहला दिन कहलाता है कैलेंडर का किस नवरोज़ या नौरोज़। तो नौरोज़ फेस्टिवल भारत का इस समय भी चला करता है। वो विद्रोहों को दबाने के लिए काम करता है, इसलिए कह देते हैं ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। मतलब विद्रोहियों को या तो वो ही यूज टू किल देम, और आयरन का मतलब यूज टू पुट देम बिहाइंड द बार्स। अगेंस्ट हिज रिबेल्स ही यूज टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। इस तरीके से कुछ 1287 तक बलबन रूल कर पाएगा। 1287 में बलबन की डेथ हो जाती है, और बलबन की डेथ के 3 साल के अंदर स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद फिर दिल्ली का शासन होगा बाई सेकंड डायनेस्टी कॉल्ड खलजी डायनेस्टी। इस तरह दिल्ली पे आ जाते हैं सेकंड रूलर्स कॉल्ड खलजी सुल्तान्स। तो स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हुई इन द फॉर्म ऑफ ऐबक, इल्तुतमिश एंड बलबन। उधर सेकंड रूलर्स हैं दिल्ली के खलजी डायनेस्टी 1292 1320। फाउंडर तो है जलालुद्दीन खलजी। फाउंडर तो है जलालुद्दीन खलजी, पर जल्दी ही इसको किल करेगा अलाउद्दीन खलजी। हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खलजी will become the first big ruler of Delhi Sultanate. He killed his uncle, you can say, Jalaluddin Khalji, the founder of Khalji dynasty, and in 1296 Alauddin Khalji will become the ruler of Delhi Sultanate. अलाउद्दीन खलजी ने एक रिबेलियन की है, रिवोल्ट किया है, और ही हिमसेल्फ बिकेम द सुल्तान। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो विद्रोहों के कारण जानना चाहता था। विच दिल्ली सुल्तान स्पेसिफिकली वांटेड टू नो द कॉजेज ऑफ रिबेलियंस। बाकायदा अलाउद्दीन खलजी ने एक कमेटी बनाई है और उनसे बोला है कि ये साम्राज्य में विद्रोह होते क्यों हैं, विद्रोहों के कारण पता लगेंगे तो आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम। तो कमेटी ने बताया है कि विद्रोह के बहुत सारे कारण होते हैं। विद्रोह के बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें एक कारण होता है वेल्थ, एक कारण है वेल्थ, एक कारण है लिकर, शराब, एक कारण है कि जो आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, जो दूताचार विभाग है, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारे कारण हैं सुल्तान। अगर इन कारणों पे आप काम कर लेंगे तो विद्रोह आपकी सल्तनत में ख़त्म हो जाएंगे। अलाउद्दीन खलजी ने फिर अध्यादेश जारी किए हैं, 4 अध्यादेश जारी किए हैं, 4 ऑर्डिनेंसेस जारी कर देता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है विच दिल्ली सुल्तान इशूड वेरियस ऑर्डिनेंसेस, तो आप बोलेंगे अलाउद्दीन खलजी। 4 अध्यादेश जारी किए हैं। वो समझ गया है कि ये जो वेल्थ है ये आती कहाँ से है। वेल्थ आती है जो पावर टू कलेक्ट रेवेन्यू दे रखा है, जो एकताओं में रेवेन्यू कलेक्शन होता है, उसमें सारे खर्चे के बाद जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वापस आना है वो ठीक से वापस नहीं आता, अकाउंटिंग ठीक नहीं होती है। तो मैं समझ चुका हूँ कि ये जो नोबल्स के पास वेल्थ है, जिससे वो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज वगैरह हैं, इसी की वजह से विद्रोह होता है। इसलिए उसने इक्ता सिस्टम पर रोक लगा दी है। तो विच दिल्ली सुल्तान डिसकंटिन्यूड इक्ता सिस्टम, तो आप बोलेंगे इट वॉज अलाउद्दीन खलजी। उसने ये बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे, अब राज्यों को रेवेन्यू कलेक्शन की पावर नहीं दी जाएगी। उसने इक्ता सिस्टम पर रोक लगा दी है। बेसिकली विच सुल्तान कंसिडर्ड वेल्थ एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ रेबेलियन, तो आप आंसर देंगे अलाउद्दीन खलजी। पैसा विद्रोह का सबसे बड़ा कारण है, उसने पैसे के सोर्स को ही ख़त्म कर दिया। कभी कभी एग्ज़ाम में भी आ जाता है किस सुल्तान ने अपने किंगडम में शराब पर रोक लगाई, तो आप बोलेंगे इट वॉज दिस थिंग, अलाउद्दीन खलजी पुट अ बैन ऑन लिकर। उसने बहुत केपेबल
दूत या स्पाइज भी भर्ती किए हैं ताकि जो कॉन्स्पिरेसी वगैरह होती है सल्तनत में वो पता लग जाए। कहा गया है कुछ हद तक वो विद्रोह कंट्रोल कर पाया है। तो ओनली सुल्तान हु वांटेड टू नो द कॉज ऑफ रिबेलियन वाज अलाउद्दीन खिलजी। वो रिबेलियन के कारण जानना चाहता है और उसने उन पे एक्शन लिया है। उसने शराबबंदी की है, उसने इक्ता सिस्टम पर रोक लगाई है। फिर आपसे पूछ लेंगे कि अगर ऐसा है तो विच सुल्तान वेंट फॉर सेंट्रलाइजेशन, तो आप बोलेंगे इट वाज अलाउद्दीन खिलजी हु वेंट फॉर सेंट्रलाइजेशन। उसने एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई है, सेंट्रलाइज्ड आर्मी बनाई है। उसने अब तक तो इक्तादारों की आर्मी पे ज़्यादा निर्भरता थी, अब उसने एक सेंट्रलाइज्ड आर्मी बनाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सैनिक खुद भर्ती करेगी। इक्ता सिस्टम तो उसने भंग कर ही दिया है। उसने एक सेंट्रल आर्मी बनाई है और टू बी पेड इन कैश। इससे पहले काइंड में सैलरी मिलती थी, उसने उनको कैश में सैलरी देने का काम शुरू किया है। ये भी पहली बार हुआ है कि मैं 20 टंका एक सैनिक को दूंगा प्रति माह, और 3 लाख से ज़्यादा सैनिकों की सेना बनाता है। इतनी बड़ी सेना मेंटेन करने के लिए उसके लिए ज़रूरी था कि चीज़ों की कीमतों पर रोक लगाई जाए। इसलिए उसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसने किए हैं मार्केट रिफॉर्म्स। किस दिल्ली सुल्तान ने मंडी में सुधार किए, तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स थे क्या? अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स थे प्राइस कंट्रोल पॉलिसी। उसने ये आदेश निकाला है कि कोई भी निर्धारित सीमा से ऊपर से मूल्य नहीं ले सकता। ये प्राइस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता दी है, इससे ऊपर कोई भी बेच नहीं सकता। इफ समबडी सेल्स इट बिफोर दिस प्राइस डिक्टेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल बी पनिश्ड। उसने बाकायदा इसे चलाने के लिए बहुत इंतज़ाम भी किए हैं। तो प्राइस कंट्रोल पॉलिसी, चीज़ों की कीमतों पर कीमतें ना बढ़ें बेवजह, ऐसा करने वाला सही मायनों में देखा जाए ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया वर्ल्ड, यू कैन से। तो ऐसी प्राइस रेगुलेशन की स्कीम किसी के नाम पर नहीं मिलती है। तो मार्केट रिफॉर्म्स के लिए ज़्यादा जाना जाता है। या ऐसे आ जाए कि मंडी में सुधार किसने किए, तो आपका आंसर आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, और सक्सेसफुल भी हुआ है। उसने प्राइस कंट्रोल पॉलिसी की है। मैं अपने सैनिकों को 20 टंका दे पाऊँ, और बड़ी सेना भी वो चलाता है, इसलिए उसके लिए ज़रूरी था कि चीज़ों की कीमतों पर रोक लगाई जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी इज़ मोर नोन फॉर मार्केट रिफॉर्म्स। अलाउद्दीन खिलजी ने उधर बंगाल इल्तुतमिश के समय कैप्चर हो गया है। उसने गुजरात भी कैप्चर कर लिया है। अब नॉर्थ इंडिया का जो एरिया है वो पूरा का पूरा सल्तनत हो गया है। उधर बंगाल से लेकर लाहौर, अफ़गानिस्तान सेंट्रल बॉर्डर है वो तो है ही इनके पास, इधर गुजरात भी इनके पास आ गया है। तो उसने गुजरात भी कैप्चर कर लिया है। और 1303 में उसने चित्तौड़ पे अभियान किया है। इससे पहले वो रणथंबोर कैप्चर कर चुका है, लेकिन चित्तौड़ अभियान बड़ा फेमस हो गया। 1303 में उसने चित्तौड़ पे कैप्चर किया है, राजा रतन सिंह को हराया है। और जब ऐसा हुआ है, जब इन तुर्कों की सेना ने चित्तौड़ बहुत पावरफुल फोर्ट माना जाता था राजपूताना का, जब तुर्कों की सेना ने उसे कैप्चर कर लिया है, तो वहाँ की महिलाओं ने किया है जौहर, जंपिंग इनटू द फायर एन मास। एक ग्रुप में आग में कूद जाना इन तुर्कों के हाथों में पड़ने से बेहतर अपनी चेस्टिटी को, प्योरिटी को सेव कर लेना राजपूत ट्रेडिशन हुआ करता था। एंड द वीमेन यूज टू जंप इनटू द फायर रादर देन फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ दीज पीपल, इट इज़ बेटर टू डाई प्योर। तो ये जो परंपरा थी, इसे जौहर कहते हैं। बड़े स्तर पर जौहर हुआ था 1303 में चित्तौड़ में। इससे पहले रणथंबोर में भी जौहर हुआ था, लेकिन चित्तौड़ का जौहर काफ़ी फेमस हो गया क्योंकि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी was also one of them. She also performed जौहर। ये एक किताब का सब्जेक्ट मैटर बन गया, पद्मावत, written later on by मलिक मोहम्मद जयसी। आगे चलकर होंगे एक मलिक मोहम्मद जयसी। 1540 के आसपास थे मलिक मोहम्मद जयसी। आगे चल के वो किताब लिखेंगे पद्मावत, एंड पद्मावत का विषय वस्तु है द चित्तौड़ कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। पद्मावत फारसी में नहीं, उर्दू में नहीं, लगभग हिंदी में लिखी गई है। इट वॉज रिटन इन हिंदी, नॉट इन उर्दू,
ना तो उर्दू में है ना ही पर्शियन में है। तो चित्तौड़ अभियान से संबंधित ये चीज़ें आ जाती हैं। तो शी कमिटेड जौहर, चित्तौड़ में जौहर हो जाता है। उधर अलाउद्दीन खिलजी ने नॉर्थ तो कैप्चर कर ही लिया है, वो दक्कन पे भी धावा बोल देगा। दक्कन में जाने वाला वो पहला दिल्ली सुल्तान है, वो दक्कन में भी धावा बोल देगा। और यहाँ पर 4 बड़े किंगडम हैं जो उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। ये एक आंध्र प्रदेश का रीजन कहलाता है वारंगल, रूल्ड बाई काकातिया डायनेस्टी। कभी कभी यहाँ से मैचिंग क्वेश्चन आ जाता है। ये कहलाता है देवगिरी, रूल्ड बाई यादव डायनेस्टी। ये कहलाता है मदुरै, रूल्ड बाई पांड्य डायनेस्टी। यहीं पर मीनाक्षी टेम्पल है, मदुरै मीनाक्षी टेम्पल, मदुरै में ऐड कर लीजिए, मदुरै मीनाक्षी टेम्पल है। तो ये कंट्रोल में आ गया है, ये कंट्रोल में आ गया है, ये कंट्रोल में आ गया है। ये कहलाता है कर्नाटक का रीजन। यहाँ के शासक हैं होयसाल ऑफ द्वार समुद्र, आज इसे कहते हैं हलेबिडु। आज इस द्वार समुद्र को कहते हैं, कर्नाटक का शहर है हलेबिडु। देवगिरी का नाम हो जाएगा आगे चलकर दौलताबाद, औरंगाबाद का क्षेत्र। वारंगल है, यहाँ के शासक हैं काकातिया डायनेस्टी। मदुरै है, यहाँ पर मीनाक्षी टेम्पल बनेगा आगे चलकर। पांड्य डायनेस्टी यहाँ के शासक हैं। द्वार समुद्र को आज कहते हैं हलेबिडु, यहाँ पर डायनेस्टी के नाम पर होयसाल डायनेस्टी यहाँ के शासक हैं। यहाँ पर है होयसालेश्वर टेम्पल, होयसालेश्वर टेम्पल, यहाँ पर एक टेम्पल है होयसालेश्वर टेम्पल हलेबिडु में, होयसाल डायनेस्टी के नाम पर होयसालेश्वर टेम्पल। और ये चारों के चारों इनके कंट्रोल में आ जाएंगे। और इसको इस अटैक को लीड करने वाला कमांडर था मलिक काफूर। तो दिस वे अलाउद्दीन खिलजी कुड कंट्रोल द मेजर ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया। तो लगभग पूरा भारत उसने कंट्रोल में आ गया है। साउथ के 4 राज्य भी वो अपने कंट्रोल में ले लेगा। जब साउथ में उसकी सेना ने अटैक किए हैं, इन्हीं दिनों एक लैंग्वेज डेवलप होती है उर्दू, इन्हीं दिनों एक भाषा डेवलप होती है उर्दू, दक्कनी भी कहते हैं। इट वॉज डेवलप्ड इन द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में डेवलप होती है एक भाषा कॉल्ड उर्दू इन द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो इट वॉज दिस वन। दिस वे अलाउद्दीन खिलजी कुड you can say rule a major part of India, rather the whole of India you can say। 1316 में उसकी डेथ हो जाती है। 1316 अलाउद्दीन खिलजी डाइड। अलाउद्दीन खिलजी के बाद 4 साल तक उसके सक्सेसर्स रूल करते हैं। मुबारक खिलजी रूल करता है, लेकिन 1320 में फिर विद्रोह हो जाता है और उसके बाद फिर आ जाता है गयासुद्दीन तुगलक। और दिल्ली के तीसरे शासक हैं तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। तो देयर वाज थर्ड रूलर्स वर तुगलक डायनेस्टी। चलिए, मार्कर्स आर नॉट वर्किंग, तो क्लास यहीं टर्मिनेट कर देता हूँ। कुछ मार्कर का इंतज़ाम करता हूँ। तब तक आप लोग इसे रिवाइज़ करिए और जल्दी ही मैं इसे ख़त्म कर दूँगा। कुछ मार्कर पे काम करता हूँ, ठीक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।